हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एनसीएफ 2005 के बारे में स्टडी करेंगे। एनसीएफ 2005 एक तरह का करिकुलम है। एनसीएफ का फुल फॉर्म होगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। अब तक टोटल 4 एनसीएफ आ चुके हैं। सबसे पहला एनसीएफ 1975 में आया, फिर 1988 में आया, उसके बाद 2000 में आया। 2000 के बाद इसको अपडेट किया गया तो 2005 में आया। तो टोटल कितने हुए? 4 एनसीएफ हुए। 2005 के बाद 2009 में क्या आया? एनसीएफटीई आया। एनसीएफटीई एनसीएफ जो था ये चाइल्ड सेंटर्ड था। चाइल्ड सेंटर्ड बच्चों की शिक्षा की बात की थी कि बच्चों को कैसे उनके पाठ्यक्रम को कम किया जाए, कैसे उन्हें सोशल से कनेक्ट किया जाए, उनमें कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट किया जाए। तो एनसीएफ क्या था? बच्चों की शिक्षा की बात की थी, चाइल्ड सेंटर्ड था। एनसीएफटी जो आया था ये टीचर की ड्यूटीज़ को बताया था कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं, उनको इमोशनली कैसे समझें, उनके पाठ्यक्रम को कैसे व्यवस्थित करें। तो ये क्या था? टीचर की ड्यूटीज रूल्स को बताता है। अब देखेंगे यहाँ एनसीएफ को सबसे पहले कौन लेके आया था? एनसीईआरटी। एनसीएफ 2005 को किसने लेके आया था? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। उस समय एनसीएफ के चेयरमैन कौन थे? प्रोफेसर कृष्ण कुमार। प्रोफेसर कृष्ण कुमार। और ये एनसीईआरटी के चेयरमैन हैं। एनसीएफ के चेयरमैन कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। नाइनटीन 1993 में प्रोफेसर यशपाल एक कमिटी बैठाते हैं जिसमें वो क्या लेके आते हैं? एक फार्मूला, लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीईआरटी इसी फार्मूले को ध्यान में रखते हुए 14 जुलाई से 19 जुलाई 2004 में एनसीईआरटी क्या करती है? कमिटी बैठाती है जिसमें क्या करती है? इसी फार्मूले के बेस पे क्या करती है? लर्निंग विदाउट बर्डन पे एक कमिटी बैठाती है और एनसीएफ 2000 को अपडेट करके एनसीएफ 2005 को लेकर आती है। तो 2004 में क्या करती है एनसीईआरटी? कमिटी बैठाती है जो प्रोफेसर यशपाल के फार्मूले लर्निंग विदाउट बर्डन पे वर्क करती है, काम करती है और एनसीएफ 2000 को अपडेट करके 2005 को लेकर आती है। एनसीएफ 2005 क्या हुआ? एनसीएफ 2000 का अपडेटेड रूप है। तो ये क्या हुआ? पूरा एनसीएफ नहीं है, ये क्या है? एनसीएफ की समरी है।
क्या है, समरी है। अब एनसीएफ 2005 का जब गठन हो जाता है तो ये लागू कब से होता है? 7 सितंबर 2005 से एनसीएफ 2005 लागू हो जाता है। एनसीएफ 2005 का सबसे पहला उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य जीवन और ज्ञान के मध्य दूरी कम करना। ये क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था एनसीएफ 2005 का? जीवन और ज्ञान के मध्य दूरी कम करना। और इसका फार्मूला क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन। बिना बोझ की शिक्षा। एनसीएफ 2005 किस पे बेस्ड है, किस थ्योरी पे बेस्ड है? तो एनसीएफ 2005 ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पर बेस्ड है, या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब मानसिक विकास के पर बेस्ड है, या फिर रचनावाद पर बेस है। बच्चों का कैसे मानसिक विकास हो, कैसे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, मतलब उनमें कंस्ट्रक्टिविज्म कैसे आए, रचनावाद, उनमें रचनाशीलता कैसे आए। तो क्या करता है एनसीएफ 2005 इसी पर बेस्ड है। एनसीएफ 2005 को 8th शेड्यूल में बाईस भाषाओं में क्या किया गया? ट्रांसलेट किया गया। एट्थ शेड्यूल में 22 भाषाओं में से क्या किया गया? ट्रांसलेट किया गया है। एनसीएफ रविन्द्रनाथ टैगोर के सिद्धांत पर बना। कौन से सिद्धांत पे? सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, सभ्यता और विकास। सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, सभ्यता और विकास। एनसीएफ के गठन के समय इसमें टोटल 38 मेंबर थे, जिसमें एक प्रमुख था और 37 मेंबर थे। प्रमुख कौन था? चेयरमैन कौन था? प्रोफेसर यशपाल। इसमें 21 फोकस ग्रुप बने। कितने फोकस ग्रुप थे? 21 फोकस ग्रुप थे, जो 21 अलग अलग क्षेत्रों के लिए बने हुए थे। अब हम देखेंगे एनसीएफ 2005 के उद्देश्य क्या थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जीवन और ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना था। बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना था।
मतलब उनको सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाना था, उन्हें सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर ही नहीं आधारित लर्निंग करानी थी, उन्हें सोशल भी जोड़ना था, सोशली इमोशनली ये सारी चीज़ें उनके डेवलप करनी थी, उनको बाहरी जीवन से जोड़ना था। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो, एनसीएफ इस पे फोकस किया कि चाइल्ड सेंटर्ड हो, कि बच्चों की ओर ज़्यादा फोकस किया जाए, उनकी सुविधाओं को ज़्यादा ध्यान में रखा जाए, सभी बच्चों को समानता का भाव दिया जाए, तो इस पे ज़्यादा वो बाल केंद्रित था। वो ऐसी विषय सामग्री का उपयोग किया जाए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके, कि अगर बच्चे को कोई डिसऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम है, उस चीज़ का ध्यान में रखा जाए, अलग अलग नए नए तरीक़ों से पढ़ाया जाए, उन्हें एक्सपेरिमेंट के थ्रू एकदम एग्जाम्पल दिखा करके सारी चीज़ें की जाएं, जिससे क्या हो, बच्चे का व्यक्तित्व का विकास हो, उस चीज़ों को, नॉलेज को जल्दी गेन करे, जल्दी समझे। एनसीएफ 2005 जो था वो तीन भाषा सूत्र प्रणाली का पालन किया जाना चाहिए। 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या होगा? 3 लैंग्वेज फार्मूले पे बेस थी। थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है? सबसे पहली भाषा क्या होनी चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा, एनसीएफ 2005 का मदर लैंग्वेज होनी चाहिए सबसे पहले। दूसरा क्या था, अगर कोई मदर लैंग्वेज हुआ, फिर जैसे हिंदी लागू कर दी थी कंपलसरी, जैसे मान लो मदर लैंग्वेज किसी की भी हो जाए, संस्कृत हो जाए, कुछ भी हो सकती है मदर लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा, तो मदर लैंग्वेज को लागू किया कि मातृभाषा में उसकी बच्चों की मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि एक लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो कुल बोली जाए, ताकि उनके कम्युनिकेशन में क्या करे, हेल्प करे। तीसरा कि अगर ये दोनों लैंग्वेज अगर पढ़ी जा रही हैं, तो एक लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए कि दूसरे स्टेट की पढ़ ली है। जैसे कि अगर एक स्टेट में संस्कृत लगा है, दूसरे में क्या है, गुजराती है, तो क्या हो कि संस्कृत वाला गुजराती भी पढ़ ले और संस्कृत भी पढ़ ले, और हिंदी तो पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसे गुजराती वाला क्या करे, मराठी पढ़ ले, या फिर गुजराती तो पढ़ेगा, गुजराती और हिंदी पढ़ेगा, साथ में मराठी पढ़ ले, तीसरी कोई भी लैंग्वेज ले ले। तो इन्होंने क्या किया, थ्री लैंग्वेज फार्मूला को अपनाया। गणित में जो था सीखने का, तो गणित सीखने पर जोर दिया है कि सभी छात्र गणित सीखने की आवश्यकता को जान सकें, कि मतलब अगर वो प्लस माइनस सिर्फ ऐसे नहीं, जैसे मार्केट के थ्रू क्या करे, बच्चों को सामान खरीदने दुकानों पे भेजे, जिससे वो प्लस माइनस के यूज़ को जान सके, कि हाँ वो लेन देन से क्या करेंगे, प्लस माइनस को समझेंगे, गुणा भाग को समझेंगे, तो क्या होगा, वो गणित की आवश्यकता को जान सके, इस पे जोर दिया। मतलब पहाड़ा रटने पे जोर नहीं दिया, उस पहाड़े को समझने पे जोर दिया। इस अब देखेंगे, हाँ, स्कूल और कक्षा का पर्यावरण कैसा होना चाहिए। स्कूलों को भी छात्रों के साथ समानता, न्याय, सम्मान, अधिकार का व्यवहार करना चाहिए। मतलब सभी बच्चों के साथ क्या होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, उनमें न्याय होना चाहिए, सम्मान, उनको किसी भी मतलब धर्म, जाति, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी बच्चे में कोई दिक्कत है, मंदबुद्धि का है, प्रतिभाशाली है, इस पे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, सभी को समान रूप से देखना चाहिए। अगर कोई मंदबुद्धि है तो उसके लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए, उनके लिए अलग तरीके की हेल्प की, जितनी उस टीचर को सोशली इमोशनली बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, अटैच होना चाहिए, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी छात्रों को बिना किसी पूर्वाग्रह के सभी गतिविधियों में भाग लेने के लिए समान अवसर दें, कि मतलब किसी को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर ये ना करें कि नहीं ये इसमें नहीं भाग ले सकते। जैसे कोई नाटक हो रहा है, उसमें अगर किसी रामायण के पात्र का अगर
बनाना है तो ये नहीं देखना चाहिए कि ये हिंदू है तो हिंदू को ही रखें, मुस्लिम है तो मुस्लिम को ही रखें। तो ऐसा नहीं होगा। वो किसी भी धर्म जाति के हो सकते हैं, या फिर कोई विकलांग बच्चा है, विद्यार्थी है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो। तो सबको क्या करना चाहिए, समान अवसर देना चाहिए। अगर वो पार्टिसिपेट करना चाह रहा है तो उसे लेना चाहिए। एनसीएफ ने किन किन बातों को केंद्रित किया है, अब इस पे आएंगे। सीखने को एक आनंददायक अनुभव बनाने के लिए बोझ के बिना सीखना, मतलब लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ की शिक्षा। और परीक्षा के लिए एक आधार बनने और बच्चों से तनाव को दूर करने के लिए पाठ्य पुस्तकों से दूर जाना। मतलब इन्होंने किस पे केंद्रित किया है कि लर्निंग विदाउट बर्डन पे मेन का फोकस था कि बिना बोझ के सीखना, कि मतलब पाठ्य पुस्तक का एकदम भार ना हो कि नहीं इतना ज़्यादा सिलेबस बहुत ज़्यादा बना दिए, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसको साल भर में सिलेबस कवर करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे सब मानसिक समझ के हिसाब से उन्होंने पाठ्य पुस्तक को बनाया, पाठ्यक्रम को बनाया। समाज में अहिंसा और एकता की भावना को विकसित करना। एनसीएफ इस फार्मूले पे गई, किसी पे असमानता नहीं करनी चाहिए, सबको एक जैसे व्यवहार देना चाहिए, समावेशी शिक्षा की बात किया। तो ये क्या किया, लोगों में सहयोग की भावना को विकसित किया। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, अहिंसा और एकता की भावना को विकसित करेगा। समावेशी शिक्षा क्या करेगी, एकीकृत शिक्षा की बात कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अहिंसा और एकता की भावना को विकसित कर रहा है। छात्रों में एकता, लोकतंत्र और एकता की भावना को पैदा करने के लिए वही की सहयोग की भावना होगी, लोग एक साथ काम करेंगे, उससे ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे तो एकता की भावना का विकास होगा। जेपी नायक ने भारतीय शिक्षा के लिए समानता, गुणवत्ता और मात्रा को मायावी त्रिकोण के रूप में माना है। जेपी नायक ने क्या माना है कि समानता जो होती है और उनकी गुणवत्ता, उनमें जो गुण होते हैं, और मात्रा को इन्होंने क्या माना है, त्रिकोण माना है। मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जाति, पंथ, धर्म और लिंग के बावजूद सभी को एक मानक पाठ्यक्रम प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब लोगों की अलग अलग जातियाँ होती हैं, धर्म होते हैं, अलग अलग धर्म जाति के जो लोग होते हैं, उस पर ना ध्यान दे करके उनको एक तरीके का पाठ्यक्रम दे करके एक साथ शिक्षा देनी चाहिए। एनसीएफ ने इन सब बातों पे क्या किया है, ध्यान केंद्रित किया है। अब एनसीएफ का परिप्रेक्ष्य क्या है, परिप्रेक्ष्य क्या है इसका देखेंगे। रटने की विधि से शिक्षण को स्थानांतरित करना। तो इसका पर्सपेक्टिव क्या हुआ कि एनसीएफ ने रटने की विधि से शिक्षण को स्थानांतरित किया, रोट लर्निंग को क्या किया, नकारा है। स्कूल के बाहर जीवन से ज्ञान को जोड़ना, मतलब बच्चों को सिर्फ स्कूली शिक्षा, मतलब किताबों की शिक्षा पे ही नहीं आधारित रहने पे बोला। उन्होंने बोला है कि इनको सोशल जोड़ो, इमोशनली जोड़ो, अहिंसा सिखाओ, लोगों के प्रति सहयोग की भावना हो। तो उनको बाहरी जीवन से जोड़ा है, लोगों से कैसे व्यवहार, ये सारी चीज़ें क्या बाहरी जीवन से जोड़ने की बात की है। कक्षा सीखने में परीक्षा को एकीकृत करने और इसे और अधिक लचीला बनाने के लिए, मतलब परीक्षा प्रणाली में सुधार किया है इन्होंने। जैसे क्या था कि साल में एग्ज़ाम करा लेते थे लोग, सिर्फ नंबर के लिए पढ़ाई करते थे, तो नंबर के लिए पढ़ाई पे इसको हटाया है इन्होंने। इन्होंने बोला है समझ के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए परीक्षा प्रणाली को बनाया, कि बीच बीच में उसका असेसमेंट हो, मूल्यांकन हो, पाठ्यक्रम को समृद्ध करने के लिए, ताकि यह पाठ्य पुस्तकों से परे हो। तो इन्होंने क्या किया, मतलब एनसीएफ का पर्सपेक्टिव क्या था कि ऐसा पाठ्यक्रम बनाए जो क्या हो, जिसमें ज़्यादा बच्चों को बोझ ना लगे। वो एक उसमें सारी चीज़ें हों, बच्चे क्या हो, कॉग्निटिव, इमोशनली, सोशली, फिजिकली, हर तरीके से क्या हो, समृद्ध हों, हर चीज़ उन्हें मिले, लेकिन वो रटने पे ना जोर हो। देश की लोकतांत्रिक राजनीति से भीतर चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक अति सवारी पहचान का पोषण करना। उनमें